नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बुक की समरी चाहिए आपको, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक की डिटेल समरी शेयर करूंगा। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना है। इस किताब में 100 से ज्यादा मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लिया गया है और उनसे उनकी स्ट्रैटेजी पूछी गई है, जिससे कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो भी एक मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मिलियनेयर उन्हें कहते हैं जिनकी नेटवर्थ मिनिमम $1 मिलियन की होती है, यानी इंडियन रुपीस में 8 करोड़ रुपए। और रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। और फाइनली इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो अपने पैसे लगाता है कहीं पर जहां से वो प्रॉफिट कमा सके फ्यूचर में, और वो हमेशा कोशिश ये करता है कि रिस्क कम से कम लिया जाए। यहाँ रिस्क का मतलब है पैसों का नुकसान, और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमाया जाए यानी प्रॉफिट। तो द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर का मीनिंग है कि जिन लोगों ने अपने पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके 8 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ बनाया है, वही एक मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। इस बुक के ऑथर गैरी केलर का मानना है कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहे जो भी है, आप लाइफ में बहुत पैसे कमा सकते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, लेकिन आपको सही सोच रखनी होगी, सही स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी और फाइनली सही सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑथर ने हमें बोला है कि आपको एक इन्वेस्टर वाली माइंडसेट अपने अंदर लेके आनी होगी। माइंडसेट यानी आप चीजों को कैसे देखते हैं। सिंपल शब्दों में आपका बिलीव और आपका फीलिंग्स क्या है, वही है आपका माइंडसेट। क्योंकि उनका मानना है कि जो आपकी सोच है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्पेशली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। तो वो किस माइंडसेट की बात करते हैं, चलिए जानते हैं। पहला माइंडसेट है थिंक बिग। ऑथर कहते हैं कि आपके बैंक में चाहे जितने भी पैसे हो, उससे कई ज्यादा बड़ा गोल बनाइए। आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप किसी के साथ अपना गोल शेयर करें तो उसे लगना चाहिए कि आप पागल हो चुके हो या फिर आपने देसी लगाना शुरू कर दिया है। दूसरा माइंडसेट है थिंक अबाउट बाइंग अ मिलियन, यानी छोटी मोटी 5-10 लाख रुपए की छोटी दुकान आपको नहीं लेनी है। आपको सोचना है कि आप करोड़ों रुपए की बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हैं। बेसिकली इस माइंडसेट में आपको अपने अंदर ये बिलीव करवाना है कि आप ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदोगे जिससे आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने वाले हैं। तीसरा माइंडसेट है थिंक अबाउट ओनिंग अ मिलियन। इस माइंडसेट में आपको ये सोचना है कि आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू मिनिमम 8 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। यानी आपको ये सोचना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है प्रॉपर्टीज में, उसकी जो वैल्यू है वो $1 मिलियन से ज्यादा की है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है थिंक अबाउट रिसीविंग अ मिलियन। आपको अपने अंदर ये थॉट प्रोसेस डालनी है कि आप साल का मिनिमम 8 करोड़ से ज्यादा का पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, वो भी अपने प्रॉपर्टी से। यानी आपके जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं उससे आप 8 करोड़ से ज्यादा का एनुअल प्रॉफिट कमाएंगे, और जिसके लिए आपने फुल टाइम काम भी नहीं किया है। यानी ये जो इनकम है ये पैसिव इनकम होने वाली है। तो एक इन्वेस्टर माइंडसेट यही है, थिंक बिग, बाय अ मिलियन, ओन अ मिलियन, रिसीव अ मिलियन। अब जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी माइंडसेट बहुत कमजोर है, उनको लगेगा कि ये ऑथर क्या बकवास कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सिंपल सा आंसर यही है कि जो थॉट प्रोसेस या माइंडसेट आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया ही आपकी तरह लिमिटिंग बिलीव्स रखती है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग वीडियो है। थोड़ा दिमाग के तारों में करंट डालिए और पूरा अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखिए। ऑथर ने बताया है कि एक इन्वेस्टर माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी पड़ेंगी, जो सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट है। पहला है डोंट बी लिमिटेड बाय फियर और एक्सक्यूजेस। ऑथर ने बात करी है कि जो करोड़पति रियल एस्टेट इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी डरते नहीं है और ना ही बहाने मारते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। दूसरी एडवाइस है बिल्ड अ नेटवर्क। अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और उससे आपको अमीर बनना है तो ये बिना नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क बनाना मतलब बहुत सारे एजेंट्स, बिल्डर्स, मेंटर्स या जो इस फील्ड में टॉप पे हैं उनके साथ बढ़िया रिलेशनशिप बनाना। आप सिर्फ घर पे बैठकर पैसे कमाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको अपने पैर गंदे करने पड़ेंगे, आपको फील्ड में आना पड़ेगा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो यही है पहला लेसन इस बुक का, जो है बिल्डिंग अ इन्वेस्टर माइंडसेट। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंस और रियल एस्टेट काफी इंटर रिलेटेड है। ये एक अच्छा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, जो कि एक फाइनेंशियल रिसोर्स माना जाता है, प्लस इससे आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल करने की बारी आती है तब इंसान सबसे मजबूर फील करता है। पता ही नहीं चलता कि क्या करे, किसको बेचे। कुछ प्लेटफॉर्म्स और एप्स मिलते भी हैं जो हेल्प करने
करने का दावा करते हैं, पर इतने चार्जेस लेते हैं और वो इतने डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं कि लगता है कि प्रॉपर्टी बेचना या रेंट करने से अच्छा है कि खुद के पास ही रखो। लेकिन मुझे रिसेंटली हाउसिंग.com के बारे में पता चला है, जो कि टोटली फ्री है, कोई भी हिडन या अननेसेसरी चार्जेस नहीं है, पूरा का पूरा फ्री है और 3 सिंपल स्टेप्स हैं, उसे फॉलो करना है आपको और आपकी प्रॉपर्टी वेबसाइट पर पोस्ट हो जाएगी बिना किसी एफर्ट के। आपको अपना घर बेचना है या अपार्टमेंट बेचना है या शॉप को बेचना है या इनमें से किसी को रेंट पे लगाना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको अपना प्रॉपर्टी टाइप को सिलेक्ट करना है, रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल को क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना फोन नंबर डालना है, उसके बाद प्रोसीड करना है और प्रोसीड करते ही आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बिल्कुल ही रैंडम है, मान लेते हैं राहुल सिंह, और सिटी में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मुंबई, और प्रॉपर्टी टाइप है अपार्टमेंट, बिल्डिंग, प्रोजेक्ट या सोसाइटी का नाम डालना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए ओबरॉय गार्डन्स को लिया है, जिसकी लोकेलिटी कांदीवली ईस्ट है, और मैं यहाँ पे 1 BHK को लेता हूँ और बिल्डअप एरिया मान लेते हैं 750 स्क्वायर फीट का, और ये अपार्टमेंट सेमी फर्निश्ड है। और अगर आपको एजेंट्स के साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पे, जहां पर आपको प्राइसिंग डिटेल्स डालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक एस्टिमेटेड रेंट आपको बताया है 31,000 रुपीज से लेकर 38,000 रुपीज के बीच। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 35,000 रुपीज का मंथली रेंट इंक्लूड किया है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कब आपका प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ही 1 नवंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को पोस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक OTP आएगा, आप OTP डालते ही आपका जो प्रॉपर्टी है वो विदिन 30 मिनट्स पोस्ट हो जाएगा, बहुत ही इजीली। और अपनी प्रॉपर्टीज की अच्छी पिक्चर्स जरूर डालिए, ये काफी काम आता है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के पिक्चर्स को देखने के बाद ही लोग अट्रैक्ट होंगे और फोटो से पोस्ट की रीच भी बढ़ जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर इसे चेक कीजिए, और मैंने पिन कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया है, जहां से भी आप इसे क्लिक करके अपने प्रॉपर्टी को रेंट या सेल कर सकते हैं, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा, और अगर हम इसे समझ लेते हैं उसके बाद जो ऑथर की स्ट्रैटेजीज है वो भी हमें समझने में काफी आसानी होगी। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का बेसिक मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो मान लेते हैं कि आपने अगर एक किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया है और वहां से आपको रेंट मिल रहा है 15,000 रुपए का, और उसी में आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो हम मान लेते हैं 1,000 रुपए है। तो आपका जो कैश फ्लो निकला वो निकला इनकम यानी रेंट माइनस आपका जो एक्सपेंसेस हैं जो है 1,000 रुपए। तो कैश फ्लो निकला आपका 14,000 रुपए का। वहीं पर आपका ईयरली कैश फ्लो कितना निकला, बहुत ही सिंपल है, मंथली कैश फ्लो को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपका ईयरली कैश फ्लो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ईयरली कैश फ्लो निकला है वो निकला है 1,68,000 रुपए, जो आपका साल का कैश फ्लो है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यही था। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो है एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग यही है, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी राइजिंग। मान लेते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदा है, इसकी कीमत है 10 लाख रुपए और ये है साल 2024। वहीं पर अगले साल 2025 में इसकी जो वैल्यू है वो 11 लाख रुपए हो चुकी है, यानी जो आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हुआ है वो 10% से हुआ है। उसी प्रकार अगर इसे हम ग्राफ में डालते हैं तो ये है मान लीजिए ईयर, और ये है मान लेते हैं प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ईयर 1 में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी लगभग 10 लाख रुपीस, वहीं पर ईयर 2 में ये हो गई 11 लाख रुपए, ईयर 3 में मान लेते हैं ये हो चुकी है 12 लाख रुपए, ईयर 4 में ये हो चुकी है 15 लाख रुपए। तो इसका जो ग्राफ है अगर वैल्यू एप्रिशिएट करता है तो कुछ इस तरीके का होता है। तो एप्रिसिएशन का ही ऑपोजिट है जिसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। इसमें जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो कम होती जाती है। हो सकता है कि बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ लीगल केसेस हैं उस प्रॉपर्टी पर, या फिर प्रॉपर्टी जिस रोड पर है वहां पे हर साल पानी की दिक्कत आती है,
जब भी बारिश होती है, तो इससे भी डिप्रिशिएट होता है प्रॉपर्टी का वैल्यू। तीसरा कॉन्सेप्ट है रेंटल यील्ड का। रेंटल यील्ड जो है वो बेसिकली आपके प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू पर आप साल का कितना रेंट ले रहे हैं उसे कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए, जिस पर आप मंथली रेंट चार्ज कर रहे हैं 25,000 रुपए का, तो एनुअल रेंट हो गया आपका 3 लाख रुपए। तो जो रेंटल यील्ड का फॉर्मूला है वो बेसिकली है एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए हो गया आपका एनुअल रेंट, 50 लाख रुपए हो गई प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका 6% का रेंटल यील्ड आ गया। यानी बेसिकली आपने अपने प्रॉपर्टी में 6% का रेंट कमाया है उसकी जो करंट वैल्यू है उससे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आपको अपने प्रॉपर्टी से रेंट भी लेना है, तो उस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड क्या होना चाहिए ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं हम चौथे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है लोन पे डाउन। तो लोन पे डाउन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो आपने लोन लिया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसे आप चुका रहे हो। तो इसे चलिए हम एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया टाइम और ये हो गया लोन अमाउंट। तो पहले साल में आपका जो लोन होगा वो करीब यहाँ होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप EMI भरते रहेंगे हर महीने तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ईयर 3 में आपका जो लोन अमाउंट है वो कुछ यहाँ पर है कंपेयर टू ईयर 1 के लोन अमाउंट से। तो चलिए इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ऊपर की ओर जाएगी, और उसी के साथ साथ जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन है वो कम होते जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें यही पता चल रहा है तो जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो टाइम के साथ साथ एप्रिशिएट करेगा, और साथ ही साथ जो लोन अमाउंट है वो कम होते जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये हो गई आपकी ओनरशिप। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एरिया बहुत अच्छी है और आपका गोल है रेंटल यील्ड से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, तो आपके लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रियल स्टेट में कंपाउंडिंग का प्रोसेस है वो कुछ ऐसे ही काम करता है, जहां पर एक तरफ प्राइस बढ़ रही होती है वहीं पर दूसरे तरफ लोन अमाउंट कम होते जाता है और आपकी जो ओनरशिप है वो बढ़ती रहती है। इसी ग्राफ में एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने ऐड नहीं किया है वो है रेंटल का, यानी हर साल आपको तो रेंट भी यहाँ से मिल रहा होगा, तो उसका भी अगर हम ग्राफ देखें तो हर साल रेंट आपका ऐसे बढ़ते जा रहा है। और अगर आप साल में रेंट 5% से भी बढ़ाते हैं तो उससे भी जो आपका कैश फ्लो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो घुमा फिरा के बात यही है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस यही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की एरिया यानी जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पे, जो है 2 रियल स्टेट वेल्थ बिल्डिंग इंजिन्स, यानी ये पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना है तो आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। नंबर 1 कैश फ्लो, नंबर 2 अप्रिसिएशन। कैश फ्लो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ये वो इनकम है जब आप सारे खर्चे को हटा देते हैं अपने रेंटल प्रॉपर्टी से, तो जो पैसे बचते हैं वो है कैश फ्लो। अगर आपको अपने रेंटल प्रॉपर्टी से मुनाफा हो रहा है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो, अगर नुकसान होता है तो इसे कहते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आपकी जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसकी जो रेंट है वो उतना होना चाहिए जिससे कि आपकी EMI के साथ साथ जो प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस है वो भी कवर हो जाना चाहिए। ऐसा करने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इससे आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है अगर रेंटल ज्यादा है एक्सपेंसेस से, और साथ ही साथ टाइम के साथ साथ आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं जिससे कि आप दूसरी रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सके। इस मेथड को वो कहते हैं इक्विटी बिल्डअप। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि पहले साल आपकी जो ओनरशिप है अपने रेंटल प्रॉपर्टी पर वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि इस रेंटल प्रॉपर्टी पर लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने रेंटल इनकम से अपनी EMI पे करते हैं वैसे वैसे आपकी ओनरशिप भी बढ़ने लगती है, क्योंकि पहले कुछ साल आप जो EMI भर रहे हैं वो पैसे मैक्सिमम लोन की इंटरेस्ट चुकाने में जाते हैं, पर टाइम के साथ साथ आपकी जो EMI है वो आपके लोन के प्रिंसिपल
रिसीवेबल बैलेंस को कम करता है। ऑथर ने एक यूनिक पैटर्न नोटिस किया है सारे रियल स्टेट मिलेनियर्स में कि वो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जो कि रेंटल प्रॉपर्टी होती है, और उनका गोल ये रहता है कि इस प्रॉपर्टी को पॉजिटिव कैश फ्लो बनाया जाए जिससे कि ईएमआई और खर्च निकल जाए। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप आपके किराएदार बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी बढ़ती है। जैसे अगर आपने 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदा है लोन पर, तो जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अगर हम मान लेते हैं कि हर साल 5% से बढ़ती है, तो आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू होगा 20 साल के बाद वो लगभग 1,32,00,000 रुपए होगा। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो है वो है प्रॉपर्टी की वैल्यू और ऑरेंज लाइन है लोन अमाउंट, यानी जब आपको 100% ओनरशिप मिलेगी अपनी प्रॉपर्टी की तब वो 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं होगी बल्कि वो 1,32,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी होगी। और लोन चुकाया है आपके किराएदार ने, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाया है मार्केट ने, तो यहाँ पे आपका डबल फायदा है। इसीलिए ऑथर ने इसे कहा है 2 रियल स्टेट वेल्थ बिल्डिंग इंजिन्स। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज जो ऑथर में बताते हैं कि मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका मंथली रेंट है 25,000 रुपए और आप हर साल अपना रेंट 5% से बढ़ा रहे हैं, तो ऑथर कहते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपने जो रेंट कमाया होगा ये भी आपको अमीर बना रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले साल जो रेंट आपने कमाया है वो है 3 लाख रुपए का, 10 साल में आपने रेंट कमाया है 37,73,000 रुपीज और 20 साल में आपने लगभग 1 करोड़ रुपए का रेंट कमा लिया है। तो अगर मैं आपके साथ समरी शेयर करूं तो आपने एक प्रॉपर्टी को खरीदा 50 लाख रुपए के लोन पर, वो प्रॉपर्टी आपको मंथली रेंट दे रही थी 25,000 रुपए महीने का, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 साल के बाद हुई 1,32,00,000 रुपए। साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी से आपने लगभग 1 करोड़ रुपए का रेंट भी कमाया है और आपकी ओनरशिप भी 20 साल के बाद लगभग 100% हो चुकी है। यानी आपने अपना लाइफ तो सेट कर ही दिया, साथ ही साथ अपने परिवार और आने वाले जनरेशंस के लिए भी आपने फाउंडेशन बना दिया है। और ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का केस स्टडी है। जो मिलियनेयर रियल स्टेट इन्वेस्टर होते हैं वो कुछ ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदा ईयर 1 में, उसे मैनेज किया 5 साल तक और उस टाइम में वो डाउन पेमेंट सेव करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, और फिर 5-6 साल बाद उसे मैनेज करते हैं और फिर वो तीसरे प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट बचा रहे होते हैं। तो ऐसे ही इक्विटी बिल्डअप मेथड से लोग अपने रियल स्टेट इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। तो ये था लेसन नंबर 2। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पे, जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है CTN मेथड। ऑथर कहते हैं कि CTN यानी क्राइटेरिया टर्म्स नेटवर्क बहुत ही कमाल का मेथड है। इसे वो डायनामिक ट्रायो भी कहते हैं। अगर आपको इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने हैं तो CTN मेथड बहुत हेल्पफुल हो सकता है आप सभी के लिए। C का मतलब है क्राइटेरिया, जिसका मतलब होता है व्हाट यू विल बाय। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदनी है जो आपको हाई ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है। इसके लिए ऑथर ने 4 स्ट्रैटेजी शेयर की है। नंबर 1, लोकेशन। इंडिया में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे चैलेंजिंग भी, क्योंकि आपको ऐसा लोकेशन चूज करना है जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट करे और साथ ही साथ रेंटल इनकम भी अच्छी हो और उस लोकेशन में आप रेंटल इनकम भी हर साल बढ़ा सके। तो इंडिया में टियर 1, टियर 2 सिटीज जैसे बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे सिटीज काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रियल स्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। तो पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लोकेशन ढूंढना। जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां पे देखिए कि सबसे बढ़िया लोकेशन क्या हो सकता है आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा स्ट्रैटेजी है प्रॉपर्टी टाइप। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई या गुरुग्राम में कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पे आपको रेंटल यील्ड भी काफी ज्यादा मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, तो जो सब अर्बन एरियाज है जैसे नवी मुंबई या नोएडा, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी पर हाई एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो लोकेशन ढूंढने के बाद अपना पूरा फोकस लगाइए कि आपको कैसी प्रॉपर्टी खरीदनी है। नंबर 3 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो है प्राइस रेंज। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी बजट क्या होने वाली है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो कितना डाउन पेमेंट आप पे कर सकते हैं, इसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। और फाइनली नंबर 4 है रेंटल यील्ड। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो रेंटल यील्ड आपको 3 से 5% तक का मिल सकता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे और थोड़ा ज्यादा मिल सकता है आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर। तो C
यानी क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी में आपको 4 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, फिर बजट बनाइए और आखिरी में रेंटल यील्ड आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब CTN मेथड में आते हैं टी पर। टी का मतलब है टर्म्स, यानी हाउ यू विल बाय इट। आप इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीदने वाले हो, यही है टर्म्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है नेगोशिएशन का। इंडिया में आप ये मान के चलिए कि सारी प्रॉपर्टी का प्राइस इन्फ्लेटेड होता है, यानी जितनी उसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए उससे कई ज्यादा एक्सपेंसिव लोग कोट करते हैं। इसी में आपकी रियल टेस्ट होती है कि आप कितना प्राइस कम करवा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी नेगोशिएशन स्किल है पावर ऑफ वॉकिंग अवे, यानी कभी भी आप बिल्डर या जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसे अपने ऊपर हावी ना होने दे, और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये बोल सको कि नहीं, हमें प्रॉपर्टी पसंद है पर प्राइस जो आप बोल रहे हो वो मुझे जम नहीं रहा है। तो जितने भी रियल स्टेट मिलियनियर इन्वेस्टर होते हैं उनमें नेगोशिएशन स्किल्स कमाल की होती है। नंबर 2 है डाउन पेमेंट एंड लोन्स। इंडियन बैंक आपको प्रॉपर्टी पे 80% तक की वैल्यू का लोन प्रोवाइड करती है और बाकी ये मान के चलो कि 20% की डाउन पेमेंट आपको देना ही है। तो इसीलिए ऐसे बैंक को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट कम से कम लगे। तीसरा है रेंटल एग्रीमेंट। पहले ये इतना कॉमन नहीं था जितना ये लास्ट 15-20 साल में कॉमन हो गया है। जब आप अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हैं सबसे पहले प्रॉपर एग्रीमेंट बना ले, जिससे कि प्रॉपर्टी के किराएदार को हटाना आपके लिए इजी हो सके और साथ ही साथ आपका रेंटल इनकम भी स्टेबल रहे। तो ये था CTN मेथड का T यानी टर्म्स। अब आते हैं फाइनल मेथड पे जो है N यानी नेटवर्क, जिसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि आपको बहुत ही बढ़िया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क यानी आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया के सबसे बेस्ट रियल स्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, लीगल एडवाइजर, प्रॉपर्टी मैनेजर्स के साथ आपको बढ़िया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, जिससे अगर कोई डील आती है फ्यूचर में तो वो आपको एक बार कॉल जरूर करे। तो इस मेथड की अगर हम समरी करें तो सबसे पहले क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए कि आप कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। उसके बाद टर्म्स डिसाइड कीजिए कि आप कैसे खरीदने वाले हैं और कितना आप नेगोशिएट कर सकते हैं, और फाइनली बढ़िया नेटवर्क बनाइए जिससे कि आपको बढ़िया डील मिल सके। अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट पे, जो है इस वीडियो से कुछ एक्शनेबल एडवाइस। पहला एक्शनेबल एडवाइस है लीड जनरेशन का। तो आपकी जो नेटवर्क है उन्हें सबसे पहले अपना बजट बता दीजिए, साथ ही साथ आप किस प्रॉपर्टी टाइप में इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए वो भी बता दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी की डील आए तो वो आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करे। नेटवर्क बनाने का फायदा ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी खुद नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसे अफोर्ड ना कर सको फिलहाल, तो आप लोगों को रेफर कर सकते हैं और उससे भी कमीशन चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा एक्शनेबल एडवाइस है इवैल्यूएटिंग प्रॉपर्टीज। इसमें ऑथर कहते हैं कि एक बहुत ही कमाल का रूल है जिसे वो कहते हैं 100-10-3-1 रूल। यानी अगर आपने 100 प्रॉपर्टीज देखी हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 10 को चूज करना है डिटेल एनालिसिस के लिए, और उन 10 में से सिर्फ 3 पर आपको सीरियसनेस दिखाना है, और फाइनली आपको उन 3 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 1 खरीदना है। तो ये था कुछ एक्शनेबल एडवाइस। तो अगर इस वीडियो के कंक्लूजन पर आए तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए और बड़ा सोचिए। नंबर 2 कैश फ्लो एंड प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन पर ध्यान दीजिए, और नंबर 3 बहुत ही कमाल का नेटवर्क बनाइए। तो ये था डिटेल समरी इस बुक की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट या सेल करना है तो housing.com से आप सिर्फ 3 स्टेप्स में ये कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट को जरूर चेक कीजिए। अगर आपके पास अभी और टाइम है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।